हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हमने टूल्स स्टार्ट किए थे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो जो टूल्स यूज होने हैं वो देखे थे हमने, जिसमें 3 टाइप्स के टूल्स हो सकते हैं, एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर और होस्ट। और एंजाइम हमने स्टार्ट कर दिया था। एंजाइम में हमने देखा था कि वो एंजाइम्स हमने पढ़े जो कि डीएनए को एक सेल में से एक्सट्रैक्ट करने में हमें हेल्प करेंगे। दूसरा एंजाइम हमने देखा जो कि डीएनए को क्या करेगा, कट करने में हेल्प करेगा। और तीसरा हमने लाइगेज देखा जो कि डीएनए को चिपकाने में हेल्प करेगा। तो हमने मॉलिक्यूलर सीजर्स देखी, मॉलिक्यूलर ग्लू देखी, और सेल में से डीएनए निकाल सकते हैं जो एंजाइम्स, वो हमने देखे। तो एक बार देखो हमने अब तक क्या क्या कर लिया है। अगर मेरे पास कोई सेल है, इस सेल में से डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब इसकी सेल वॉल को मेरे को तोड़ना पड़ेगा, इफ इट इज अ सेल, और इसमें से मेरे को डीएनए निकालना है, और इसके ऊपर अगर कोई सेल वॉल है तो मेरे को सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है, इसकी सेल वॉल प्लांट में सेलुलोज की होती है, फंगस के अंदर काइटिन की होती है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन, बैक्टीरिया में लाइसोजाइम यूज करते हो आप, तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सेल है, इसकी सेल वॉल अलग अलग टाइप के एंजाइम से ब्रेक कर सकती है। उसके अलावा मेरे को मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए प्रोटीएजेस डालने पड़े, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए भी प्रोटीएजेस डालने पड़े। देन आरएनए जितना भी प्रेजेंट है सेल में, उसको तोड़ने के लिए राइबो न्यूक्लियस डाला आपने। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो डीएनए था वो निकल के बाहर आ गया। आपने डीएनए को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। यू आइसोलेटेड द डीएनए, आपने आइसोलेट कर लिया किसको, डीएनए को। फिर हमने एक एंजाइम पढ़ा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। इन एंजाइम ने क्या किया, ये एंजाइम आपके डीएनए फ्रेगमेंट के ऊपर कट लगा सकते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट पे क्या किधर भी कट लगाएंगे, नहीं, स्पेसिफिक लोकेशन पर ही कट लगाते हैं। उन स्पेसिफिक लोकेशन को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स पैलिंड्रोमिक होती है। पैलिंड्रोमिक का मतलब आपको पता है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करने पे एक स्टैंड पे और दूसरे स्टैंड पे, दोनों पे इधर से रीड करो चाहे इधर से रीड करो, आपका सीक्वेंस सेम आएगा। और हर एक टाइप का जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा उसका अलग स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ठीक है। एक अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जिसको वो रिकॉग्नाइज करेगा और स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा, जिसमें से हमने इको R1 के बारे में देखा। सिमिलरली जैसे इको R1 एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, 900 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकल चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं अब तक 230 टाइप के बैक्टीरिया से, ठीक है। और बैक्टीरिया में क्या काम कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उनकी प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया। हमने देखा कि सेल में से अब हम डीएनए को बाहर निकाल सकते हैं, उसके बाद डीएनए पे कट लगा सकते हैं। और अब डीएनए पे जब मैंने कट लगाया तो मुझे पता चला कि अब मेरे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ गए, छोटे बड़े हर तरीके के, बहुत बड़े बहुत छोटे, हर तरीके के क्या हो चुके हैं, फ्रेगमेंट्स आ चुके हैं, फ्रेगमेंट्स। अब क्या सरदर्दी है, अब आपको इन फ्रेगमेंट्स को क्या करना है, अलग करना है एक दूसरे से। अब आपको इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। छोटे फ्रेगमेंट्स आपको अलग चाहिए, बड़े फ्रेगमेंट्स आपको अलग चाहिए, तो आपको क्या करना है, इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है, ठीक है। फ्रेगमेंट्स को क्या करना है, सेपरेट, सेपरेट। और यही सेपरेशन के लिए आप जो प्रोसेस का यूज करते हो उसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसमें आप कौन सा जेल यूज करोगे, एग्रोजेल। क्या यूज करोगे आप, एग्रोजेल, ठीक है। एग्रोजेल जो है बेटा वो नेचुरल पॉलीमर है। एग्रोजेल क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है। एग्रोज इज अ नेचुरल पॉलीमर, पॉलीमर। और मिल कहां से रहा है आपको, सीवीड से मिल रहा है, सीवीड, ठीक है। हमारे रेड एल्गे होते हैं, तो ये सीवीड क्या है, ये एल्गे हैं, रेड एल्गा, ठीक है। आपने नाम पढ़ा हुआ 11th क्लास में, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम। यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे सीवीड याद कर लेना। कोई भी पूछेगा एग्रोजेल कहाँ से मिलता है, आप बोलोगे सीवीड से मिलता है आपको, और एक टाइप का नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। तो आप डीएनए को सेपरेट करते हो एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है जेल की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी डालोगे तो आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग हो जाएंगे। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जेल के अंदर, जिस जेल पे आपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स डाले हुए, तो आपका डीएनए सेपरेट हो जाएगा। अब सेपरेट क्यों होता है वो देखने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे एग्रोस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक टाइप का सीवीड है,
एग्रोजेल, इसको हम इसी वजह से एज भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस का दूसरा नाम है एज। एज की फुल फॉर्म क्या है, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो आपका जेल भरा हुआ है वो क्या है, एग्रोज, ठीक है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी किया था। यहाँ पे फिर से दोबारा समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता क्या है और हम करते क्या है। तो डीएनए सॉरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है और हम करते क्या है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन होता है किसका, डीएनए फ्रेगमेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये है ट्रे, ठीक है। ये क्या है, ट्रे। इस ट्रे में आपने क्या किया, एग्रोज जेल फिल कर दिया, पूरी क्या करिए, एग्रोज जेल को क्या कर दिया आपने, फिल कर दिया। और एग्रोज जेल का मतलब है फ्लूइड नहीं होगा, सॉलिड भी नहीं होगा, आप इसको सेमी सॉलिड कह सकते हो, जिसमें से डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या हो सकते हैं, आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्रोज जेल बेटा एक छन्नी की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, छन्नी की तरह। और डीएनए फ्रेगमेंट्स इसमें से क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रे है जिसमें आपने क्या भरी हुई है, जिसके अंदर आपने पूरी एग्रोज जेल भरी हुई है, पूरी एग्रोज जेल। और यहाँ पे आपने क्या किए हैं, वेल्स क्रिएट कर दिए, ये क्या है, वेल्स, ठीक है। अब ये जो वेल है इन पे आप क्या कर सकते हो, डीएनए को लोड कर सकते हो। इसके अलावा आपने जेल तो क्रिएट कर लिया ट्रे के अंदर, दूसरी क्या चीज चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए आप बैटरी से कनेक्ट कर दो। एक साइड पे आप कनेक्ट कर दो क्या, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, एक साइड पे कनेक्ट कर दो क्या, पॉजिटिव टर्मिनल। तो जहां पे भी पॉजिटिव टर्मिनल आप कनेक्ट करोगे वो पूरा सरफेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये क्या है आपका, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसको आप एनोड बोलोगे और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसको आप कैथोड बोलोगे। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना, पॉजिटिव जो है वो एनोड है और जो नेगेटिव है वो कैथोड है, ठीक है। केमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल को सोच के आप उल्टा सीधा मत कराना, ठीक है, कि एनोड जो है वो नेगेटिव है, कैथोड जो है पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाली यहाँ पे वो चलेगी, ठीक है, कि एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। याद रखना इस बात का, ये क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। एनोड क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, कैथोड क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। अब क्या होगा, आपको क्या करना है, बस डीएनए सैंपल को लोड करना है, तीनों में डीएनए सैंपल को क्या कर देना है, लोड कर देना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि डीएनए पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज। डीएनए इज पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल और नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। आंसर इज डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4-2 और फॉस्फेट ग्रुप कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। इस वजह से डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, नेगेटिवली चार्ज। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो सोचो जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो किस तरफ फोर्स लगेगी, इस पे। जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है वो चाहेगा कि कहां जाऊं मैं, टुवर्ड्स एनोड, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ उस पे फोर्स लगेगी और नेगेटिव टर्मिनल उसको क्या करेगा, रिपेल, पॉजिटिव टर्मिनल उसको अट्रैक्ट करेगा, तो वो मूव करने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स द एनोड। यहाँ पे एक टर्म आती है बेटा, मोबिलिटी। अब आप खुद सोचो, वो फ्रेगमेंट जो छोटा है वो ज्यादा दूर तक मूव करेगा और ज्यादा जल्दी मूव करेगा, या फिर वो फ्रेगमेंट जो बड़ा है वो ज्यादा दूर तक मूव करेगा या जल्दी मूव करेगा। तो जो छोटा फ्रेगमेंट है वो ज्यादा दूर तक जाएगा और जल्दी पहुंच जाएगा, और जो बड़ा फ्रेगमेंट है वो पास में ही रह जाएगा, कहाँ, वेल्स के। तो बड़ा फ्रेगमेंट, जो आपके बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे, थिक और बड़े फ्रेगमेंट जो है, बड़े फ्रेगमेंट्स वो आपके कहाँ दिखेंगे, आपको बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स आपको पहले ही दिखेंगे सारे। और जहां तक नीचे की बात करें तो आपको क्या दिखेंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट, उससे बड़े उससे पीछे, उससे बड़े उससे पीछे, सबसे बड़े फ्रेगमेंट आपको कहाँ दिखेंगे, सबसे पीछे। तो आपने फ्रेगमेंट्स को लोड किया वेल में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, जो छोटे फ्रेगमेंट्स थे वो आगे पहुंच गए, जो बड़े फ्रेगमेंट्स थे वो पीछे रह गए। अब क्या करना है आपको, डीएनए जो है बेटा उसको स्टेन करने की जरूरत है आपको, ठीक है। डीएनए जो है वो कोई कलरफुल मॉलिक्यूल नहीं है, आपको कलर दिखने वाला नहीं है, नेकेड आई से आपको डीएनए दिखेगा नहीं, आप जेल के अंदर डीएनए को देख नहीं सकते वैसे। तो अगर आपको डीएनए को विजुअलाइज करना है, तो डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड का। किसका यूज करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड एक स्टेन होती है बेटा, ये स्टेन क्या करती है, आप इथिडियम ब्रोमाइड स्प्रे कर दो, ठीक है, जहां जहां डीएनए होगा इथिडियम ब्रोमाइड वहां पे जाके क्या करेगा, डीएनए के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आपके फ्रेगमेंट होंगे उन सबके ऊपर क्या हो चुका है, इथिडियम ब्रोमाइड चिपक चुका है। इथिडियम ब्रोमाइड की एक खास बात होती है कि यूवी रेडिएशन डालने पे, यूवी रेज डालने पर
ये एक स्पेसिफिक फ्लोरोसेंस शो करता है, मतलब ऑरेंज कलर का, ब्राइट ऑरेंज कलर का चमकेगा। जैसे ही आप यूवी रेडिएशन डालोगे क्या करेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का चमकता है। कौन? इथीडियम ब्रोमाइड। तो जहां जहां पर आपके डीएनए फ्रेगमेंट होंगे जिनके साथ इथीडियम ब्रोमाइड चिपका हुआ है, वो फ्रेगमेंट भी क्या करने लगेंगे, चमकने लगेंगे। बस आपको क्या डालना है इसके ऊपर, यूवी रेडिएशन डालनी है। तो आपको इथीडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करना है, यूवी रेडिएशन डालनी है, आपको दिखने लगेंगे फ्रेगमेंट्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और ऑब्वियसली छोटे फ्रेगमेंट जो है वो एनोड की तरफ जाएंगे, और जो बड़े फ्रेगमेंट है आपको ज्यादातर कहाँ दिखेंगे, कैथोड की तरफ दिखेंगे। ठीक है, सिंपल सी है बिल्कुल बात, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। वेल्स में आपने लोड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल में क्योंकि डीएनए, तो एनोड की तरफ इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। एनोड की तरफ ये मूव करते जाएंगे, जो जितना छोटा होगा फ्रेगमेंट वो उतना ही आगे जाएगा, जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही पीछे रह जाएगा। डीएनए जो है ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल है, इसको स्टेन किया जाता है इथीडियम ब्रोमाइड से। इथीडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करने के बाद दिखेगा नहीं, जब तक आप यूवी रेडिएशन नहीं डालोगे। तो आपको यूवी रेडिएशन डालनी पड़ेगी, तभी आपको फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, दिखेंगे। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये फ्रेगमेंट्स निकालने हैं बाहर, तो आप इस जेल को कट करके बाहर निकाल सकते हो फ्रेगमेंट्स को। जेल को कट करो हल्का सा, फ्रेगमेंट को बाहर निकाल लो। जेल को कट करो, फ्रेगमेंट को बाहर निकाल लो। इसको बाहर निकालने को, जेल को कट करके फ्रेगमेंट के बाहर निकालने को हम कहते हैं बेटा इल्यूशन। क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इल्यूशन का मतलब आपने जेल से कट करके फ्रेगमेंट को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, जितने भी साइज का फ्रेगमेंट आपको चाहिए था। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने सेल में से डीएनए को आइसोलेट किया यूजिंग एंजाइम सेल्यूलेज, पैक्टिनेज, राइबोन्यूक्लियस। ठीक है, और ये सारे जो एंजाइम से प्रोटीएज वगैरह, इन सबको डाल के आपने क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया। देन डीएनए के फ्रेगमेंट्स किए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर दिए। ये अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स को आपको सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस करनी पड़ी जिसका नाम है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि एग्रोस जेल जिसमें फिल हुआ हुआ होता है। तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर क्या है, एग्रोस जेल है। तो एग्रोस जेल इज अ नेचुरल पॉलीमर जो कि मिलता है हमें किससे, सीवीड से मिलता है। ठीक है, हमने एक ट्रे ली, उसके अंदर एग्रोस जेल पूरा सेट कर दिया एग्रोस जेल को, और वेल्स क्रिएट कर लिए एक साइड पे। जिस साइड पे वेल्स क्रिएट किए हैं वहां पे हमने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया विच इज कैथोड। ऑपोजिट टर्मिनल पे हमने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया विच इज एनोड, एनोड इज पॉजिटिव। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने इसको वेल्स के अंदर अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोड कर दिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो नेगेटिव विल रिपेल द डीएनए फ्रेगमेंट्स बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और डीएनए एसिडिक भी होता है। एसिडिटी का यहाँ से लेना देना नहीं है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पूछे कोई भी कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है क्यों, तो आप बोलोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। कोई भी आपसे पूछेगा कि डीएनए एसिडिक क्यों है, तो आप यही बोलोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप बेटा कहाँ से डेराइव हुआ, आपके फॉस्फोरिक एसिड से, H3PO4 से। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप इज डिराइव्ड फ्रॉम H3PO4। तो नेगेटिव होने का भी फॉस्फेट ग्रुप रीजन है, और एसिडिक होने का भी फॉस्फेट ग्रुप रीजन है, बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। आपको याद रखनी है बात। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सच डायरेक्टली बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर डीएनए जो है आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, नोड की तरफ, सबसे छोटा सबसे आगे पहुंचेगा, सबसे बड़ा सबसे पीछे। देखना है डीएनए को इथीडियम ब्रोमाइड, इथीडियम ब्रोमाइड डालने पे नहीं दिखेगा आपको, यूवी रेडिएशन भी डालनी पड़ेगी। यूवी रेज जैसे ही डालोगे कलर शो करेगा। ठीक है, तो कलर शो करेगा। ये है आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि आपने क्या किया, सेपरेशन के लिए यूज किया डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। तो अगर मैं आपको डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट दे दूं और आपको बोलूं कि छोटे को अलग कर दो और बड़े को अलग कर दो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अलग करता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज। ठीक है, तो दोनों के बेसिस पे क्या करता है, उसको अलग करता है। तो साइज के बेसिस पे उसको अलग कर रहा है। तो हम फटाफट से यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स को देख लेते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। सबसे पहले आपने किया आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर नहीं आता है, लेकिन सबसे पहले आपको ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको फ्रेगमेंट्स को अलग करना है तो डीएनए चाहिए। डीएनए चाहिए तो उसको आपको सेल में से क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेशन में जो भी एंजाइम्स चाहिए वो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद कटिंग ऑफ आइसोलेटेड डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत ज्यादा तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से बैक्टीरिया से मिले हमें, और वो कौन से सीक्वेंस पे क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं। उसके अलावा हमने कट लगा दिया। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग जेल। हमने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना लिए। अब ये जो फ्रेगमेंट बने हैं ये क्या हो सकता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके आप उसको अलग कर सकते हो।
डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, ये आपको पता होना चाहिए डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके, कि कैथोड की तरफ मूव करते हैं कि एनोड की तरफ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पहले तो इसी बात में कि पॉजिटिव कैथोड था कि पॉजिटिव एनोड, क्योंकि उनको ये तो याद रह जाता है कि डीएनए नेगेटिव था तो ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पॉजिटिव कैथोड नहीं एनोड था। तो याद रखना है बेटा, पॉजिटिव जो है वो एनोड है यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव इज एनोड। उसके बाद स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना छोटा होगा फ्रेगमेंट का साइज उतना ही दूर मूव करेगा वो, ठीक है। द सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय इथिडियम ब्रोमाइड, किससे स्टेन किया सेपरेटेड फ्रेगमेंट को, इथिडियम ब्रोमाइड का। ऑन एक्सपोजर टू यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जब आप ट्रीट करोगे, इसको एक्सपोज करोगे, इट अपीयर्स ब्राइट ऑरेंज। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इथिडियम ब्रोमाइड कौन सा कलर शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, तो ब्राइट ऑरेंज कलर शो करता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज इल्यूशन। अब आपको दिख रहे हैं डीएनए फ्रेगमेंट, आपको डीएनए फ्रेगमेंट दिख रहे हैं, अगर आप इसको जेल से बाहर निकालते हो तो सेपरेट बैंड्स आर कट आउट फ्रॉम द जेल एग्रोस जेल, ठीक है। तो अगर आप एग्रोस जेल से सेपरेट बैंड्स को कट कर देते हो, ठीक है, बिल्कुल आप कट करके बाहर निकाल सकते हो, जेल है, जेली की तरह आप इसको कट करके बैंड को अपने बाहर निकाल सकते हो, सेपरेट बैंड्स को, तो उसको प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा इल्यूशन, ठीक है। तो इल्यूशन पूछा जा सकता है आपसे, एग्रोस जो है वो कहाँ से मिलता है, देन आपका किस तरफ मूव करता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअल में करता क्या है, तो इट सेपरेट्स द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है, उनके साइज के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि आपके एंजाइम्स पढ़ने के बाद ही एक सब टॉपिक था, कि आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ लिया, अब जो फ्रेगमेंट क्रिएट हुए उसमें से कैसे आपको अपने साइज वाला फ्रेगमेंट मिले, ठीक है। क्यों अपने साइज वाला फ्रेगमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि जितनी जगह जितना बड़ा कट आपने किस पे लगाया है, वेक्टर पे लगाया है, वेक्टर मतलब यहाँ पे हम प्लाज्मिड ले रहे हैं, जितना बड़ा कट आपने वेक्टर पे लगाया आपको उतना ही बड़ा साइज ऑफ क्या चाहिए, फ्रेगमेंट चाहिए। तो उतना ही बड़ा साइज फ्रेगमेंट का आपको अगर चूज करना है तो वो कैसे करोगे आप, पहले आपको सारे फ्रेगमेंट को अलग करना पड़ेगा, फिर आपका जो भी डिजायर्ड जीन कंटेनिंग साइज होगा वो क्या करोगे आप यहाँ पे फिट कर सकते हो। तो आपने अलग कर लिया किसको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट टूल था विच वर एंजाइम्स, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है इंक्लूडिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पढ़ा था, लेकिन इसके पॉइंट्स मैंने एज सच अलग से नहीं लिखवाए थे वहां पे, क्योंकि यहाँ का टॉपिक है, वहां का नहीं था। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और एक बार एनसीईआरटी से फटाफट से अपने इसी जेल का, इसी ट्रे का जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम देख लो फटाफट से, ठीक है। आपको वेल्स दिख रहे हैं, वेल्स 1 2 3 4 4 वेल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, वहां पे आपको दिख रहा है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स रेड कलर से वो क्या हुए हैं, अलग हुए हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो सबसे दूर गया है, और जो सबसे लार्जेस्ट है वो सबसे पास रह गया है। ये बात आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज नहीं दिखाई हुई है एनसीईआरटी के डायग्राम में कि कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट जहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है, जहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा विच विल बी एनोड, और जो दूर जो आपका वेल्स जहाँ पर है जिस साइड पे वो नेगेटिवली चार्ज होगा विच इज कैथोड। तो ये आपको याद रखना है जरूर, ठीक है। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं विच इज द सेकेंड टूल, क्लोनिंग वेक्टर। कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है भाई, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर देखते हैं फटाफट से। सो आप देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर, अगर आपको किसी भी फॉरेन जीन को ट्रांसफर करना है किसके अंदर, होस्ट के अंदर, तो आप ये काम डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक कैरियर या व्हीकल की जरूरत है। किसकी, आपको क्या चाहिए, एक कैरियर चाहिए या फिर क्या चाहिए, व्हीकल। ये कैरियर और व्हीकल क्या है, ये कैरियर और व्हीकल ही है बेटा आपका वेक्टर, ठीक है। ये कैरियर और व्हीकल की क्या है, वेक्टर, और कोई मामूली वेक्टर नहीं, क्लोनिंग वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोनिंग, क्लोनिंग का मतलब आप ऐसा वेक्टर चूज करोगे जो कि अपने आप को क्लोन करे, किसके अंदर, होस्ट के अंदर। तो ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि क्या करे, जो कि रेप्लिकेट करे इनसाइड होस्ट सेल, होस्ट सेल। तो मतलब आपको ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि आपके फॉरेन जीन को आप जिसके ऊपर चिपकाओ और फिर आप होस्ट के अंदर अगर उसको डाल दो
तो ये क्या करे, मल्टीप्लाई करे और अपने नंबर को क्या करे, इंक्रीज करे। और जितने टाइम्स तक एक सेल के अंदर ये वेक्टर अपने आप को अपना नंबर इंक्रीज कर सकता है, उसको हम कहते हैं कॉपी नंबर। क्या बोलते हैं हम उसको, उस वेक्टर का कॉपी नंबर। कॉपी नंबर का मतलब होता है होस्ट सेल के अंदर आपको कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स मिल सकते हैं, ठीक है, मतलब कितने टाइम्स तक ये मल्टीप्लाई हो सकता है मैक्सिमम, वो क्या कहलाता है, इसका कॉपी नंबर। और कॉपी नंबर कैसा होना चाहिए, जनरली हाई, ज्यादा कॉपी नंबर होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा कॉपी नंबर होगा होस्ट सेल के अंदर ये वेक्टर उतना ही ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा। जितना बार वेक्टर आपका मल्टीप्लाई करेगा, इस वेक्टर से आपने फॉरेन जीन जो चिपका रखा है वो भी उतने ही जल्दी जल्दी और उतने ही बार क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो कॉपी नंबर शुड बी हाई। तो आपको वेक्टर ही नहीं चाहिए, कैसा वेक्टर चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर चाहिए, जो कि अपने आप को क्या कर रहा हो, रेप्लिकेट करे होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद, और इसका कॉपी नंबर, और सिर्फ रेप्लिकेट ना करे, ज्यादा बारी रेप्लिकेट करे, इसका कॉपी नंबर भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। और इस मामले में आपके दो वेक्टर्स बड़े ही फेमस है। पहला है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, दूसरा है प्लाज्मिड, ठीक है, बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड। क्यों, क्योंकि इन दोनों का ही कॉपी नंबर एक बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, बहुत ज्यादा। समझने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरियोफेज को हम एज अ वेक्टर कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको समझना होगा कि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं बेटा, बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस है, बैक्टीरियोफेज आर द viruses which infects the bacteria, ठीक है। तो ये वायरसेस हैं, ये बात आपको पहले भी पता होगी और अभी भी आप सुन लो कि ये वो वायरसेस हैं जो कि क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। और आपको पहले से भी पता है कि ये कैसे इन्फेक्ट करते हैं, ये आते हैं, चिपकते हैं बैक्टीरिया की सरफेस से और अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। फिर इनका जेनेटिक मटेरियल वेक्टर जो आपका होस्ट है विच इज योर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है बार बार, और यही मल्टीप्लाई करने को तो हम कह रहे हैं क्लोनिंग। अगर मैं किसी तरीके से इस बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल के साथ, ठीक है, अपना फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दूं, अपना फॉरेन जीन चिपका दूं, ठीक है, फॉरेन जीन क्या कर दूं, चिपका दूं, और फिर इस बैक्टीरिया में मैं डाल दूं, ठीक है, मतलब ये बैक्टीरियोफेज का मैंने जेनेटिक मटेरियल निकाला, उस जेनेटिक मटेरियल में वो कंपोनेंट, वो जीन जो कि इस बैक्टीरिया को मार रहा था या नुकसान पहुंचा रहा था, मैंने उस जीन को हटा के कौन सा जीन लगा दिया, मैंने फॉरेन जीन जो मेरे को इसके अंदर भेजना है बैक्टीरिया के अंदर, वो जीन मैंने लगा दिया। अब मैंने वापस से बैक्टीरियोफेज में डाल के इन्फेक्शन करा दिया, तो बाकी का काम बैक्टीरियोफेज खुद कर लेगा, जेनेटिक मटेरियल जो है अंदर भेजेगा, जब जब इसका जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई करेगा, आपका जो जीन इसके साथ चिपका हुआ है वो भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली आप प्लाज्मिड के साथ भी ऐसे ही कर सकते हो कि आप प्लाज्मिड लो, प्लाज्मिड के ऊपर क्या करो, चिपका दो अपना फॉरेन जीन, इस प्लाज्मिड को फिर आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है एक होस्ट सेल के अंदर। ये प्लाज्मिड जितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा, जितनी बार ये प्लाज्मिड क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, उतनी बार क्या होगा, आपका फॉरेन जीन भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकता है आपका फॉरेन जीन या आपका वेक्टर, कॉपी नंबर टाइम्स, जितना उसका कॉपी नंबर होगा, 50 हो सकता है कॉपी नंबर, 100 हो सकता है, कुछ प्लाज्मिड का 100 से भी ज्यादा होता है। 50 कॉपी नंबर का मतलब है एक बैक्टीरियल सेल के अंदर 50 प्लाज्मिड दिख रहे हैं आपको, ठीक है, 100 दिख सकते हैं, कुछ केसेस के अंदर 100 से ज्यादा भी होता है, इतना हाई कॉपी नंबर भी हो सकता है। तो आपको अच्छा खासा हाई कॉपी नंबर चाहिए। दो टाइप के बैक्टीरिया पे दो टाइप के आपके मैंने आपको यहाँ पे बताया क्लोनिंग वेक्टर, एक हो सकता है क्या, बैक्टीरियोफेज, दूसरा हो सकता है क्या, प्लाज्मिड। हम जो मेजरली डिस्कस करेंगे बेटा वो है प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है, मेजरली हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लाज्मिड के बारे में। तो हम प्लाज्मिड ही देखेंगे एज अ क्लोनिंग वेक्टर इस चैप्टर के अंदर। नाउ व्हाट इज प्लाज्मिड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्लाज्मिड होता क्या है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं प्लाज्मिड को, उसके बाद समझेंगे कि प्लाज्मिड का हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। फिर हम डायग्राम देखेंगे इकोलाई के अंदर कौन सा टाइप का प्लाज्मिड होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो। प्लाज्मिड होता क्या है, प्लाज्मिड इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्क्यूलर डीएनए, ठीक है। तो प्लाज्मिड एक डीएनए, प्लाज्मिड क्या है, डीएनए है,
सर्कुलर इन नेचर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। क्या मतलब है इसका मैं बताता हूं, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ठीक है, इसको सेल्फ ऑटोनोमस भी बोल सकते हो आप। सेल्फ ऑटोनोमस या सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है इसको सेल के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और मिलता कहाँ है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड आपको हमेशा प्रोकैरियोट के अंदर दिखेगा। और कहाँ होता है ये, बैक्टीरिया, इनसाइड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर मिलता है आपको। ठीक है, बैक्टीरिया में ना दो टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है। एक होता है बैक्टीरिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल जीनोम बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल जीनोम जो है इसका। दूसरा होता है बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर डीएनए। क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए विच इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब इसके नॉर्मल जीनोम से अलग है ये डीएनए। दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर इन नेचर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब बेशक ही सेल मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ये खुद मल्टीप्लाई कर रहा है। मतलब सेल मल्टीप्लाई करे ना करे, ये खुद मल्टीप्लाई कर सकता है, सेल के डिवीजन पे डिपेंड नहीं करता है। ये सेल के अंदर वैसे भी डिवाइड कर रहा है, और जब सेल मल्टीप्लाई करेगा तब तो करेगा ही करेगा। जब सेल मल्टीप्लाई करेगा तब भी करेगा, और सेल मल्टीप्लाई नहीं भी कर रहा तब भी खुद से कर रहा है। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए का बना, और डीएनए जो है खुद रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों है, अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो भी आपको समझ में आएगा व्हाई इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो आपको होपफुली समझ में आया कि प्लाज्मिड को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके सेल का जो नॉर्मल जीनोम है, ठीक है, जो कि उसके सेल के बाकी फंक्शनिंग कंट्रोल कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, ये बिल्कुल अलग है उससे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, तो अब जब सेल के नॉर्मल डीएनए से ये बिल्कुल अलग है, तो अगर मैं इसको सेल से बाहर निकाल दूं तो क्या होगा, सेल से अगर मैंने इसको बाहर निकाला तो क्या होगा, तो सेल की लाइफ साइकिल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेल नॉर्मली सर्वाइव कर सकता है, ये बैक्टीरिया नॉर्मली सर्वाइव कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज, तो इसका काम क्या है बैक्टीरिया सेल के अंदर, अगर आपने इसको बाहर ही निकाल दिया और फिर भी सेल की डेथ नहीं हुई, तो इस सर्कुलर डीएनए का काम ही क्या था बैक्टीरिया के अंदर। सो द आंसर इज कि इसके ऊपर कुछ साइट्स, कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि क्या हैं, जो कि इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, resistance towards एंटीबायोटिक्स। किसको लेकर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक एंटीबायोटिक का नाम लेता हूं, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया मरते हैं उससे। तो अगर इसके ऊपर एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट प्रेजेंट है, और मैंने, और ये जो आपका ये बैक्टीरिया दिख रहा है, इसके ऊपर मैंने टेट्रासाइक्लिन डाला, तो जब तक ये जीन कंटेनिंग सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड इसके ऊपर, इसके अंदर प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन से नहीं मरेगा, क्योंकि ये क्या है, बैक्टीरिया रेजिस्टिव है। किससे, टेट्रासाइक्लिन से, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक को लेकर। तो प्लाज्मिड का काम होता है बेटा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, किसको, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम होता है प्लाज्मिड का, पहला फंक्शन। उसके अलावा प्लाज्मिड जो है एक टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है बैक्टीरिया में। ठीक है, तो बैक्टीरिया में एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, उसमें भी हेल्प करता है कौन, प्लाज्मिड। ठीक है, वो आपको यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस आपने सुन लिया उतना काफी है। बट यहाँ पे आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इस प्लाज्मिड को बाहर निकालने के बाद एंटीबायोटिक डालूं तो ये मर जाएगा जरूर। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है किसको, बैक्टीरिया को, कौन, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज द प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड ये काम कर रहा है इसकी बॉडी के अंदर। तो प्लाज्मिड के बारे में इतना आपको जान लेना जरूरी है कि इट इज सेल्फ ऑटोनोमस, जिसको आप सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी बोल सकते हो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल के कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड प्रेजेंट है। और हम इसका यूज कैसे करते हैं जरा देखो, मैंने क्या किया, मैंने बाहर निकाला, इसको बाहर निकालने के बाद इस पे कट लगाया, अपना फॉरेन जीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करके इसको वापस से सेल के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो बाहर निकाला, फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया, वापस से सेल के अंदर डाला, और क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है तो मल्टीप्लाई करेगा, जब जब मल्टीप्लाई करेगा मेरा फॉरेन जीन भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो मैंने दूसरे सेल के अंदर दूसरे सेल का जीन क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और जब जब अब यहाँ पे प्रोटीन बनेगा, एक एक्स्ट्रा प्रोटीन भी बनेगा, कौन सा, मेरा फॉरेन जीन का प्रोटीन। ठीक है, और लेट से ये इंसुलिन था तो मेरे को इंसुलिन मिलेगा यहाँ से। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो आप एज अ वेक्टर किसको यूज करोगे, जो कि क्लोन कर सके, कहाँ, होस्ट सेल के अंदर, विच कैन क्लोन इटसेल्फ। क्लोन का मतलब अपनी फोटोकॉपी बना सके,
और जितनी ज्यादा फोटोकॉपी बनाएगा उतना हाई कॉपी नंबर होगा। बैक्टीरियोफेज भी यूज कर सकते हो आप बैक्टीरिया के लिए, प्लाज्मिड भी यूज कर सकते हो। वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लाज्मिड ओनली। हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? प्लाज्मिड को डिस्कस करने वाले हैं सर, ठीक है। तो अब आपको एक एग्जाम्पल देखना है यहाँ पे, ठीक है, ये हटा रहा हूँ। आपको अब एक एग्जाम्पल देखना है किसका? इकोलाई का। इकोलाई का आपको एग्जाम्पल देखना है। इकोलाई, ठीक है। इकोलाई, इकोलाई की फुल फॉर्म क्या है? एस्चेरिशिया कोलाई। पूछ ली जाती है आपसे तो आपको पता होनी चाहिए, पिछली क्लास में भी दिख पाई थी। इकोलाई में जो प्लाज्मिड है बेटा, उस प्लाज्मिड को, या जो क्लोनिंग वेक्टर है जिसको आप प्लाज्मिड भी बोलते हो, उस प्लाज्मिड का नाम है PBR, स्मॉल p, BR 322, ठीक है। PBR 322। P stand for plasmid, P stand for plasmid, BR stands for the name of two scientists, ठीक है। B stand for बॉलीवर, एक साइंटिस्ट थे। R stands for रॉड्रिगेज, रॉड्रिगेज, ठीक है। ये आपसे पूछा नहीं जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बी और आर की फुल फॉर्म। 322 जो है इनका सीरियल नंबर है, इसका, इस प्लाज्मिड का। तो आपको पूछ लेगा पीबीआर 322 का डायग्राम बना दो, जो कि हम अभी बनाने वाले हैं। पीबीआर 322 का डायग्राम पूछ सकता है, या पूछ सकता है ई कोलाई के प्लाज्मिड का बना दो, या क्लोनिंग वेक्टर का डायग्राम बना दो। तो आपको जो भी डायग्राम बनाया जा रहा है, जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, वो डायग्राम पे आपको ध्यान देना है जरूर, ठीक है। तो हटा रहा हूं इसको ताकि मैं डायग्राम बना सकूं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको डायग्राम में क्या करना है, क्योंकि ये प्लाज्मिड है तो कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए होगा। तो आपको सिर्फ एक सर्कल बनाना है, ठीक है। सर्कुलर डीएनए शो करना है, सो इट इज अ सर्कुलर डीएनए। क्या हो गया काम? आंसर इज नो। अभी आपको यहाँ पे कुछ साइट्स दिखानी है। प्लाज्मिड का काम क्या होता है? प्लाज्मिड का काम होता है खुद को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। खुद को क्या करना? मल्टीप्लाई करना। और कोई भी जेनेटिक मटेरियल खुद को मल्टीप्लाई या रेप्लिकेट कहाँ कैसे कर सकता है? तभी कर पाएगा जब उसके पास एक साइट हो जिसका नाम है ORI। क्या साइट का नाम है? ORI, ठीक है। ओरी भी बोल सकते हो आपको आप इसको, या फिर इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब अगर इस जेनेटिक मटेरियल को, इस प्लाज्मिड को मल्टीप्लाई करना शुरू करना है, तो इसके पास एक साइट होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वही साइट है जहां से सारे एंजाइम आके बाइंड करेंगे, ठीक है। हेलिकेज इसको खोलना शुरू करेगा और यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क बनना शुरू होगा। तो आपको होपफुली जो है रेप्लिकेशन याद आ रही होगी कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करना शुरू करता है। तो यहीं पे एंजाइम आके बाइंड करेंगे। तो अगर किसी भी जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई करना है, मतलब प्लाज्मिड को अगर मल्टीप्लाई करना है, तो इट शुड हैव ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कंटेनिंग प्लाज्मिड के आसपास अगर आप कहीं भी अपना फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दोगे, ठीक है, तो जब जब ये मल्टी रेप्लिकेट करेगा, आपका जीन भी क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। बस आपको याद रखना है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कौन सी साइट है आपके प्लाज्मिड पे, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। बिना इसके रेप्लिकेशन क्या होगी? स्टार्ट ही नहीं होगी। उसके अलावा रेप्लिकेशन स्टार्ट तो होगी, लेकिन स्टार्ट के लिए आपको क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। मतलब यहाँ पे आके एंजाइम बाइंड करेंगे, तो वो एंजाइम भी तो चाहिए जो बाइंड करेंगे। तो वो एंजाइम किधर बनते हैं? वो प्रोटीन्स किधर बन रहे हैं? एक और साइट पे बन रहे हैं जिसका नाम है ROP, रो, प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन। उल्टा पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन। तो ROP जो है वो क्या प्रोवाइड करेगी बेटा? प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन। ये वो डीएनए की साइट है जो कि क्या बनाएगी? वो प्रोटीन बनाएगी जो कि रेप्लिकेशन में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे दोबारा। तो इसने प्रोटीन बनाए जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या होगी? रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो फिर ये क्या करना शुरू करेगा? रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये भी डबल स्टैंडर्ड है, देखो ये एक स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है, इसलिए डबल स्टैंडर्ड बनाया हुआ मैंने, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड, और सर्कुलर दिख रहा है आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपको दो साइट्स दिख रही हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ROP। इसके अलावा भी कोई साइट होती है क्या? आंसर इज यस। प्लाज्मिड का काम होता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो इकोलाई का जो प्लाज्मिड है जिसका नाम है PBR 322, ठीक है, ये लिखा हुआ नाम PBR 322, इसके ऊपर भी कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली साइट तो होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी कोई साइट ना हो। तो है, इसके पास भी बिल्कुल है, ठीक है। आप इसके पास दो ऐसी साइट्स दिखती हैं आपको, एक दिख रही है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, एक दिख रही है आपको राइट हैंड साइड पे। दोनों ही साइट्स आपको याद रखनी है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, AMPR लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, AMPR।
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, और जो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रही है वो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एम्पिसिलिन, AMP स्टैंड्स फॉर एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन, TET टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। ये दोनों क्या होती हैं? ये दोनों एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या होती है यहाँ पे बच्चों से कि सिर्फ AMP लिखाएंगे, AMP नहीं, AMP के ऊपर RB लगाना है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, एम्पिसिलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ये एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। किसको? हमारे बैक्टीरिया को, जिस भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। ये साइड क्या कर रही है? टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। अगर इस साइड को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो बैक्टीरिया कौन से एंटीबायोटिक से नहीं लड़ पाएगा? टेट्रासाइक्लिन से। यहाँ पे कोई भी नुकसान पहुंचता है तो किससे नहीं लड़ पाएगा बैक्टीरिया? एम्पिसिलिन से। जब तक दोनों सलामत है और ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर है, बैक्टीरिया आराम से एंटीबायोटिक से लड़ सकता है, एम्पिसिलिन से भी और टेट्रासाइक्लिन से भी। तो ये इतना डायग्राम आपको याद रखना है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन ROP, ORI, ROP, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ऑन द राइट। अब मैं जितनी भी चीजें कर रहा हूँ, थोड़ा सा भर जाएगा अभी डायग्राम, लेकिन जितनी भी चीजें लिख रहा हूँ उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि मैंने आपको पढ़ाया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा नहीं है कि कहीं भी कट लगा देंगे, कि मैंने कोई सा भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाया तो वो कहीं भी कट लगा रहा है, नहीं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है कि वो कहाँ कट लगाएगा। तो अब यहाँ पे मैं कुछ आपके 7-8 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखने वाला हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिख रहा हूँ, और जिस जगह पे मैं आपका पॉइंट बना रहा हूँ इसका मतलब है वहीं पे कट लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट से यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पे इधर मैं लिख रहा हूँ क्या? बाम H1, बाम H1। बाम H1 एक टाइप का क्या है? आपका एक टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और मैं आपको पहले पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबकी फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखनी है। हिंद 2 की कर ली, इको R1 की कर ली, काफी है, बाकियों का आपको नहीं पढ़ना है। सेम नॉमेनक्लेचर वही फॉलो होगा। B स्टैंड फॉर बैसिलस, उसके अलावा AM स्टैंड फॉर, ये होगा हमारा जीनस, उसके बाद स्पीशीज, उसके बाद आपका स्टेन, उसके बाद आइसोलेशन कौन से टाइम पे हुई है। तो सबका आपको वही सेम ही दिखेगा, क्या? नॉमेनक्लेचर का टाइप। तो बाम H1 अगर आप एक टाइप का क्या डालते हो? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालते हो जिसका नाम क्या है? बाम H1। तो वो किधर कट लगाएगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पे कट लगाएगा। उसके अलावा अगर आप क्या करते हो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पे ही दूसरा थोड़ा सा हटके एक और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है जिसका नाम है साल1। क्या नाम है इसका? साल1। तो अगर आपको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पे कट लगाना है तो बाम H1 या फिर साल1 आप यूज कर सकते हो। टेट्रा एम्पिसिलिन पे अगर आपको कट लगाना है तो आप किसका यूज कर सकते हो? PVU1, PVU1 या फिर PST1। ये दोनों भी क्या है? आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अगर आपको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पे कट लगाना है तो दो आपके पास ऑप्शन है, तो PVU1 यूज कर लो या फिर PST1 यूज कर लो, ठीक है। अगर आपको कट लगाना है कहाँ पे? रोप पे, रोप साइट पे आप क्या चाहते हो? कट लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो? यहाँ पे आप यूज कर सकते हो PVU2, ठीक है। PVU2 एक टाइप का क्या है? ये भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि क्या कर सकता है? कट लगा सकता है। बाकी अगर आपको एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट के बीच में कहीं पे कट लगाना है तो यहाँ पे 3 आप कट लगा सकते हो, 3 एंडोन्यूक्लियस का यूज कर सकते हो कट लगाने के लिए। सबसे पहला इको R1 जो कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, दूसरा CLA1, तीसरा हिंद 3, ठीक है। इस सारे टाइप के क्या हैं? आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। बस इससे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको नहीं करने हैं। इसमें से जो जो आपको याद रखने हैं डिटेल में वो जरूर, जो जो बोलूंगा वो याद कर लेना बस। बाम H1 याद कर लो, इको R1 आपको वैसे ही याद है पिछली क्लास से ही, तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। हिंद 2 आपने पढ़ा हुआ है तो हिंद 3 भी याद कर लो। यहाँ पे PVU1 या PST1 में से एक याद कर लो, ठीक है। तो ये याद कर लो। बाकी अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करने को आता है तो इस चीज को जब तक आप खुद से नहीं ड्रॉ करोगे तब तक कंफ्यूज रहोगे। इसी वजह से मैंने डायग्राम आपके सामने ड्रॉ किया। क्या पैटर्न रहा डायग्राम ड्रॉ करने का? सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड DNA ड्रॉ करो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन शो करो, ROP शो करो, रोप शो करो, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट शो करो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट शो करो। एम्पिसिलिन पे कट लगाने वाले 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एम्पिसिलिन पे कट लगाने वाले 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रोप पे कट लगाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसके अलावा 3,
ठीक है, तो आप एक दो बार इस डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है कि इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे लर्न होंगे, तो फटाफट से लर्न होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ पे आरओपी है, भूल जाओ ये बनाया मैंने, यहाँ पे आरओपी है, इधर क्या है, इधर आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, इधर क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, इधर मैंने आपको बाम H1 बताया, इधर एक याद है आपको इको R1 पहले से पता है, इधर हिंद 3 डिफिकल्ट नहीं है याद रखना, ये भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कट लगाना है तो PVU1 या फिर PST1 कुछ भी, इधर कट लगाना है तो PVU2, बस उसके अलावा कुछ लर्न ही नहीं करना। और ये डायग्राम आपका आता है 2 से 3 नंबर का, पूरी लिखोगे तो 3 नंबर का डायग्राम आता है आपका, और इस पे ABCD करके क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये जितने भी नाम लिखे हैं मैंने, क्या लिखे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, तो आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पे कट लगाना है, तो बताओ कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगेगा, तो बाम H1 बोल दो। बाम H1 मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा बाम H1 तब भी दिखेगा आपको। तो अगर यहाँ पे कट लगाना है, और कट क्यों लगा रहे हैं हम कट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे को अपना फॉरेन जीन क्या करना है, यहाँ पे चिपकाना है, तो बाम H1 से ही मैंने फॉरेन जीन पे अपने कट लगाया, मतलब डीएनए पे जो आइसोलेट किया था वहां पे कट लगाया, और यहाँ पे भी बाम H1 से कट लगाया, क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो वेक्टर डीएनए है और जो आपका आइसोलेटेड डीएनए है, दोनों पे आपको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करना है, कट लगाना है। तो ये है हमारा PBr322। PBr322 इज अ क्लोनिंग वेक्टर ऑफ इको एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है। और उसका डायग्राम ये रहा, अपनी एनसीईआरटी वाला डायग्राम फटाफट से देख लो एक बार, ठीक है। और इस डायग्राम के नीचे जो लिखा है वो भी हम देख लेंगे, जो मैंने ड्रॉ किया है वही आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको, फटाफट से पहले नीचे की तरफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखो, पहले तो डबल स्टैंडर्ड आपको सर्कुलर डीएनए दिख रहा है, नीचे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रोप दिख रहा है आपको, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट, बाकी जितने भी मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिखे थे वो सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी लिखे हैं, ठीक है। इस डायग्राम के नीचे आपको PBr322 बताया हुआ है, आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बताए हुए कि हिंद 3, इको R1, बाम H1, साल1, ये सारे क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। देन आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बताए हुए कि 2 हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, और रोप का काम बताया हुआ है। रोप का काम आपको कहीं नहीं लिखा, सिर्फ किधर बताया हुआ है, इस डायग्राम के नीचे जो लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट थ्री लास्ट लाइन पढ़ोगे, थर्ड लास्ट लाइन यहाँ पे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। ये वो प्रोटीन बनाएगा जो कि प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो डायग्राम और उसके नीचे की थ्योरी, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, डायग्राम डायरेक्टली ड्रॉ करने को आता है। अभी क्लोनिंग वेक्टर टॉपिक हमारा खत्म नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ अभी आपको इकोलाई का प्लाज्मिड ड्रॉ करके दिखाया है, जिसका नाम है PBr322। ये आपके एग्जाम में आ जाता है। प्लाज्मिड क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, अब हमें पता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स क्या क्या हैं, एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए उसके पास क्या क्या होना जरूरी है, तभी हम उसको अच्छा क्लोनिंग वेक्टर बोलेंगे, वरना अच्छा क्लोनिंग वेक्टर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या क्या होना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।